श्रीमती वंदना त्रिभुवन सिंह, विश्व नदी दिवस 2023 के उपलक्ष्य में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित संवाद नदियाँ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में सोशल मीडिया द्वारा जुड़े आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ कार्यक्रम में लखनऊ के शहर के जाने माने पर्यावरणविद, साइकिल मैन, नेचर मैन श्री कृष्णानंद राय जी उपस्थित हैं, जिनके विषय में कुछ बताना जैसे दीपक को रोशनी दिखाने जैसा है। अरे नहीं। कृष्णानंद राय जी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सेवानिवृत्त ज्येष्ठ लेखाकार हैं तथा पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क सुरक्षा, नदी सफाई आदि विषयों पर निरंतर कार्यरत रहे हैं। कृष्णानंद राय जी को उनकी पर्यावरण सेवा हेतु समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गंगा सेवक सम्मान से सम्मानित होना प्रमुख है। कृष्णानंद राय जी ने अनेक पत्र पत्रिकाओं से पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर अनेक लेख लिखे हैं। कृष्णानंद राय जी, आज आपका हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित संवाद नदियाँ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विश्व नदी दिवस हर साल सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2005 में हुई थी। उसी साल पहला विश्व नदी दिवस मनाया गया था और तभी से आज तक हर साल मनाया जाता है। नदियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके संरक्षण पर ध्यान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नदियों में फेंका जा रहा कूड़ा करकट नदियों के पानी को दूषित करता है और उसमें रह रहे सभी जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये नदियाँ ही हैं जो कई लोगों के शहरों के जीवन का साधन है। भारत की बात करें तो यहाँ 400 से अधिक नदियाँ हैं, जिनमें 8 नदियाँ तो भारत की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इन नदियों के माध्यम से सिंचाई आदि जैसे न जाने कितने कार्य किए जाते हैं और जब कि हम इसके अपने फ़ायदे के लिए इसका उपयोग करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान दें। लगातार बढ़ते हुए जल प्रदूषण के कारण, वाटर पोल्यूशन के कारण उसमें रहने वाले जन जीवों को बहुत नुकसान पहुँचता है। इतना ही नदियों का पानी ही होता है जो सबके घरों में साफ होकर पीने के लिए भी जाता है। हम सभी अपने जीवन के लिए नदियों पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन इन नदियों के लिए हम कभी कुछ नहीं करते हैं। हर साल NGO आदि के द्वारा नदियों की सफाई में लाखों टन का कचरा निकालकर उसे साफ करने का प्रयत्न किया जाता है। नदियों को लेकर हो रही लापरवाही को ध्यान में रखकर ही इस दिन को विश्व भर में मनाया जाता है और लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। इस साल विश्व नदी दिवस 2023 की थीम है नदियों का अधिकार, जो नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग करती है। और हमारे विचार में नदियाँ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं, क्योंकि नदियों के अस्तित्व से ही आम जनजीवन संभव है। आज विश्व नदी दिवस के अवसर पर कृष्णानंद राय जी भारतवर्ष में नदियों की स्थिति पर प्रकाश डालेंगे तथा किस तरह नदियाँ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं ये भी बताएंगे। आज का यह कार्यक्रम हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आइए आपको हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के विषय में भी कुछ बता दी जाए। हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2012 को जनहित एवं जन कल्याण हेतु लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई। अपनी स्थापना वर्ष से अब तक 10 वर्षों के समय में हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। ट्रस्ट अपने स्वसाधनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक उन्नयन की दिशा में अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को ध्यान में रखते हुए गरीबों, असहायों की मदद के लिए निरंतर वस्त्र वितरण अभियान, रक्तदान, बाल गोपाल शिक्षा योजना, जनहित की जागरूकता अभियान, सम्मान समारोह एवं अन्य लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के महासंकट में कोविड-19 के महासंकट में ट्रस्ट ने अपने संसाधनों से हेल्प यू और कोरोना वॉरियर्स की मदद से निराश्रित एवं ज़रूरतमंद लोगों के लिए निरंतर भोजन, मास्क, सैनिटाइजर एवं अन्य बचाव सामग्री का वितरण किया। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहित्य एवं साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए भी अध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए और उत्थान के लिए कई सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी कराया गया है, जैसे कॉफ़ी टेबल बुक्स, गीतों के दरवेश गोपाल दास नीरज जी की, फिर एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA संक्षिप्त परिचर्चा, इंडिया अवेक CAA NRC, उर्दू शायरी में गीता,
Combating TB by Professor Rajendra Prasad, Doyen of Pulmonary Medicine, अनवर जलालपुरी मोहम्मद के सफ़ीर, हिंदी और उर्दू भाषा में दोनों में, और भगवत गीता गर्ल मलयालम। हेल्प एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवत गीता सेंटर, हेल्प यू अकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक तथा अन्य जनहित की परियोजनाओं के हेतु प्रयत्नशील है। हम जीवन के सभी क्षेत्रों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों का जन कल्याण कार्यक्रमों का संपूर्ण विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट www.helpyoutrust.org तथा सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टम्बलर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपके अवलोकनार्थ तथा प्रमाण के लिए उपलब्ध है। यदि आप समाज सेवा में अपना योगदान करना चाहें तो आप हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं और ट्रस्ट को अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप ट्रस्ट को आर्थिक सहयोग, डोनेशन, स्पॉन्सरशिप, CSR आदि ही प्रदान करें, बल्कि आप अपने सेवा क्षेत्र के माध्यम से भी संयुक्त तत्वावधान में आयोजन करके भी अपना बहुमूल्य योगदान जनहित में प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। और अब आते हैं अपनी परिचर्चा पर श्री राय सर के साथ। सर, नदियों को प्राचीन काल से ही जीवनदायिनी माना गया है, एक लाइफलाइन माना गया है ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन बढ़ते पोल्यूशन के कारण नदियों का पानी बहुत ही पोल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो चुका है। तो क्या कारण है इसके प्रदूषण के? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि विकास के चलते लोगों ने नदी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने देखा, पहले कुएं से पानी खींचता था आदमी तो सोचता था कि एक बाल्टी या थोड़ा सा मतलब स्नान करे। जब धीरे धीरे नल आया तो और चला करके स्नान करने लगा, और घर में जब बिजली आ गई और मोटर चलने लगा, उन्होंने देखा बोरिंग करके पानी चल रहा है, तो उनका नदी के यहाँ जाने क्या ज़रूरत है। जो प्राचीन काल से जो व्यवस्था बनाई गई है और लोगों ने ऐसा किया कि नदी किनारे हम रहेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, बाग रहेगा, तो जब उसके लिए चिंता करते थे कि हमारा जहाँ स्नान का घाट है वो स्वच्छ हो, पहले तो ये ध्यान रखते थे। और जब जाना ही छोड़ दिए, आज तो स्थिति ये हो गई है कि कहीं नदी के किनारे जा रहे हैं तो पान खाए हुए हैं, तम्बाकू खाए हुए हैं, थूकते जा रहे हैं, वो बजाय वहाँ स्वच्छता रखने के थूक रहे हैं। तो और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि एक आदमी विकास जब हुआ तो अपने को स्मार्ट बनने के लिए खाली हाथ चलना शुरू कर दिया। अभी हम आपको बताऊं, बड़ा से बड़ा आदमी है, अगर कोई आपने कोई कागज़ दिया, आपने दरख्वास्त दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो दूसरे को पकड़ा देता है। हम तो ये कहेंगे कि आपको कोई चीज़ देता है तो एक अपने हाथ में झोला रखिए और उसमें रखिए, वो दूसरे को दे देता है। वो सोचता कि मैं खाली हाथ रहूँगा, तो अरे खाली हाथ रहने से स्मार्ट नहीं। हमारी नदियाँ, गंगा मैया और सभी नदियाँ अगर बची रहेंगी तब हम स्मार्ट होने के लायक हैं। अगर नदियाँ नहीं हैं तो हमारा स्मार्ट होने का कोई मतलब नहीं है। कितना हूँ बढ़िया हम कपड़ा पहन लें। तो मैं तो लोगों से बताता हूँ, बनारस में पर्यावरण कुंभ हुआ था तो लोगों ने हमसे पूछा कि भाई धरती पर कोई ऐसा भी काम है जो कि हर उनका आदमी कर सकता है। जैसे अभी हमने ये पेड़ लगाने को किसी कह दें तो वो सोचता है कि अरे हम कैसे लगाएंगे, मेरे पास ज़मीन नहीं है या कहाँ जाएंगे। लेकिन तब हमने कहा कि एक काम धरती पर ऐसा है, और वो कैसे हमें आया समझ में। मलेट्री के एरिया में गया तो वहाँ शीशा लगा था और उस पर जवान आगे खड़ा होकर देख रहे थे क्या मेरी वर्दी ठीक है, उसके ऊपर लिखा था। हमने सोचा कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। तो मेरे मन में आया कि हम ये सोचें कि घर से मैं निकलूँ तो ये सोचूं कि क्या मैं घर से निकलने लायक हो गया हूँ। मेरे हाथ में एक कपड़े का झोला आ गया, कहीं कोई घर का नल खुला तो नहीं रह गया कि मैं बाहर जाऊँ, लौट के आऊँ तो घर में पानी ही पानी हो गया, खुला रह गया। तो जब ये जो सोच होगी, जब कपड़े का झोला हाथ में हर वक्त रहेगा तो हम पॉलीथीन नहीं मांगेंगे। 200 रुपये की सब्जी में 7-8 पॉलीथीन चला गया और वही घर आया, हमने बाहर फेंक दिया, गौ माता खा रही हैं, जो कुछ बचा और नाले के माध्यम से गंगा मैया, गोमती मैया या सभी नदियों में इधर उधर बह के जा रहा। तो ये स्थिति जो नदियों का जो हालात है कि कहीं न कहीं से या आज जला लाश उसी में बहा दिया, या हम कहीं यात्रा में निकले हैं, झील में या नदी में नाव में चल रहे हैं, केला खाया ऐसे ही उसको फेंक दिया। तो हमको जिम्मेदार बनना है। और सबसे बड़ी चीज़ बताएं आपको, संविधान में ये व्यवस्था की गई है नागरिक की, राज्य की तो है ये व्यवस्था। राज्य के स्तर से, सरकार के स्तर से जो पर्यावरण का कार्य होगा वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो नागरिक का जब तक जिम्मेदारी
अब राज्य की जिम्मेदारी में बताता हूँ कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 क में राज्य का क्या दायित्व है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये राज्य का है। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 क 6 में प्रत्येक नागरिक का क्या दायित्व है मैं बता रहा हूँ कि देश का प्रत्येक नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जब ये दिमाग में रहेगा, और मैं तो ये कहूँगा कि विद्यालयों में कहीं भी हो बच्चों का ये एक तरह से टेस्ट लिया जाए कि कौन बच्चा संविधान में क्या व्यवस्था है, और टेस्ट ही नहीं, जगह जगह चौराहे पर, नदी के किनारे ये स्लोगन बसों पर भी लिखा जाना चाहिए। अभी आज तक हमने नहीं देखा कि कहीं संविधान में जो व्यवस्था की गई है कहीं लिखा हुआ मिले, बस पर चलता हुआ मिले, चौराहे पर चलता हुआ मिले। जब ये मालूम, हम अधिकार तो चाहते हैं कि हमें अधिकार मिल जाए, लेकिन दायित्व मेरी क्या है, हमारी धरती पर हम हैं। जैसे सिलेंडर ख़त्म हुआ तो सबको पता है कि हम तुरंत दौड़ने लगते हैं, लेकिन ऑक्सीजन, अभी कोरोना आया था बीमारी में, हेल्प यू संस्था के द्वारा इतना मदद किया गया, मैं भी बराबर जुड़ा हुआ हूँ। और देखिए कि उस समय हर आदमी तड़प रहा था कि ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाता। लोग, बहुत से लोग तो पीपल के पेड़ के नीचे जा जा के राहत लेने लगे थे। और वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में जैसे डॉक्टर को पर्ची पर लिखते हैं कि ये वाली दवा खा लो सुबह, ये वाली शाम को, कहीं ऐसा ना हो वो भी समय में। मैं तो कभी चिंतन करता हूँ कि डॉक्टर कहें कि भाई सुबह 1 घंटा पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है और फिर 1 बजे से 2 बजे तक जो है बरगद के नीचे बैठिए। क्योंकि जो पेड़ों के अंदर, हमने एक कविता में लिखा था कि पेड़ पौधे डॉक्टर कहा था, लाते खड़े मौन है फर्ज निभाते। ये भी मतलब कि प्राकृतिक जब तक वातावरण नहीं रहेगा, और प्राकृतिक वातावरण से ये है कि जब वृक्ष हमारे रहेंगे तो वृक्ष के रहने से वर्षा भी होगी, नदियाँ भी संरक्षित रहेंगी। ये चीज़ है, मतलब कि बीच में तो ऑक्सीजन बूथ और ऑक्सीजन पार्लर्स भी बनने लगे। हाँ, तो लोग बहुत जगह जो है ऑक्सीजन का बनाना शुरू कर दिए हैं। अब आप ये बताइए कि जब ऑक्सीजन लेके चलेंगे तो क्या स्थिति होगी। हम अपने पूर्वजों का हाथ जोड़ करके विनती है कि हम जो चीज़ बता रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं। हमारे पूर्वज इतना वो थे, हम लोगों को सिखा गए हैं कि चलिए तो झोला लेके चलिए, और मतलब कि अलर्ट, उनके कहने का मतलब कि आप अलर्ट रहिए हर चीज़ के लिए। जब आपको बचना है और सबका जीवन को बचाना है तो आप बाग बगीचों को बचाइए। कि फिर से अब एक बाग लगा दो। जब पॉलीथीन एकदम बैन हो गई थी तो लोगों ने बैग लेकर चलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ये तब दिमाग में आएगा जब आदमी, जैसे कि सीमा पर जवान हमारी रक्षा कर रहा है कि देश पर आक्रमण न हो, हम ये सोचें कि हर आदमी ये न सोचे कि हम मिलिट्री में भर्ती होंगे तभी हम देश की सेवा करेंगे। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और जितने चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी हम जो आज शहीद हो गए हैं, उनको मैं नमन करता हूं। कल ही जो है पूरे विश्व में जो लोग भारतीय होंगे, जहां भी होंगे, भगत सिंह का जो है 116वां जन्मदिन मनाया गया। वो क्यों मनाया गया? कि उन लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति जज्बा था। आज हमको ये देखना है कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, हम अपने देश के प्रति हम क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं। मेरी क्या जिम्मेदारी, ये ना सोचे कि हमको किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला या हम कहीं नेता नहीं चुने, ये नेता होता नहीं। आप ये सोचिए कि आपको तो सबसे बड़ा जो परमात्मा का आशीर्वाद मिला है कि आपको मानव बना करके आपको जन्म मिला है। इससे बड़ा क्या पद हो सकता है? मानव है और मानवता अपनाइए। जब मानवता अपनाएंगे, जब पर्यावरण की रक्षा में लगेंगे, तब मानवता दर्शेगा। आपने मतलब इतना कुछ किया है और आपने एक कविता भी लिखी है। हाँ, कविता के मामले में देखिए, पॉलीथीन के ऊपर। हाँ, पॉलीथीन को देखिए, मैं बनारस में गया तो पर्यावरण का तो हमारे हाथ में झोला था, और इसमें देखिए गिलास भी है। ये गिलास इसलिए है कि कहीं शादी विवाह में जाता हूँ, वहाँ देखा कि डिस्पोजल गिलास प्लास्टिक का पड़ा है, मैं अपना गिलास में पीना शुरू कर देता हूँ। और लोग क्या करते हैं कि जय बार पानी पी रहे हैं, तय बार डिस्पोजल गिलास यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक के गिलास। मैं तो ये जो महाकुंभ लगने वाला है 2025 में, अभी तो अगला माघ में लगेगा मेला, जो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वहाँ भी जब जाएं तो एक कपड़े का झोला ले लें, उसमें गिलास ले लें, छोटी सी थाली रख लें, और कहीं भी भंडारा लग रहा हो, कुछ भी प्रसाद खाना हो
तो उसमें खाएं, धो के रख लें। तो जब आप जैसे कि पूरे विश्व के लोग जो है प्रयागराज जाते हैं महाकुंभ में, अगर हमारे मन में रहेगा कि कुंभ में स्वच्छता रहे, वहाँ गंगा मैया में गोता लगाना है, और जैसे आदमी के संकल्प रहता है कि नहीं संगम तट पर हमें गोता लगाएंगे, चाहे जितना उसको पैदल टहला दिया जाए, चाहे जितना पसीना बहाना पड़े, वो लगा रहता है। उसीलिए हम कोई ऐसी भार वाली चीज़ नहीं बता रहे हैं, केवल एक कपड़े का झोला। कभी कभी तो क्या होता है कि आपको हाथ भी पोंछना पड़ गया, या कहीं अगर मान लीजिए कि जगह नहीं है बैठने के लिए, बिछाया झोला, और जो सब्जी लेने रोज जा रहे हैं, तो ये सोचिए कि एक बड़ा झोला ले लें और पतले कपड़े का 3-4 झोला रख लें उसमें। ठीक है, आप धनिया भी अलग रखिए, मिर्चा भी अलग रखिए, आलू भी अलग रखिए, इस तरह का एक किट बना के चलिए। जब जिम्मेदार रहेंगे तब जा कर के हमारी नदियाँ बचेंगी, धरती मैया बचेंगी, और हम लोग बचेंगे। जब गौ माता आज गाय के पेट से जो है 8-10 किलो का गोला निकल रहा प्लास्टिक का, एटलीस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक को तो बिल्कुल हाँ, बहुत से लोग जो है गाय नहीं पाले हैं, लेकिन हम उनका हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं कि अपने दरवाजे पानी रखे हैं, कि कोई कुत्ता टहलता जा रहा है पी ले रहा है, कोई और जानवर जा रहा है, या गौ माता जा रही है। तो ये, और दूसरी चीज़ बता रहे हैं, आज गौरैया के बारे में लखनऊ में हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, गौरैया बढ़ने लगी। लोगों ने हमसे पूछा भाई गौरैया समाप्त हो रही है, हम तो कहते हैं चूं चूं करती गौरैया रानी, और मुझे भी दे दो दाना पानी। सबको सुबह जगाती हूँ, घर घर सबके जाती हूँ, और मुझसे सीखो गाना गाना, सबके घर भी आना जाना। अगर गौरैया आपके अगल बगल है, पक्षी है, तो समझिए कि वहाँ का वातावरण पर्यावरण के अनुकूल है। अब मैं गीत पा रहा हूँ कि गीत क्या है कि झोला लेके जइहा बजरिया, और साफ रही गौआ सहरिया, पोलोथीन से पटल बा नदी नाला नहरिया, तनी बदला आपन नजरिया, पर्यावरण का लेला खबरिया, झोला लेके जइहा बजरिया, साफ रही गौआ सहरिया। ते कपड़े का झोला लेके बाजार जाना है, प्लास्टिक पॉलीथीन से छुटकारा पाना। जब सब लोगों के अंदर ये संकल्प रहेगा तब जाके हमारी नदियाँ बचेंगी। हाँ जी, जब भी शॉपिंग जाए बैग तो लेना बहुत ही, बैग लेके जाएं, अपनी पहचान बनाएं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो है भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ कि मिशन लाइफ के तहत 75 पॉइंट निर्धारित किया गया है। आप उसको जो है देखेंगे या खोल करके हर जगह मतलब प्रसारित हो रहा है। उसमें कम दूरी है तो आपको साइकिल से भी जाना है, कपड़े का झोला लेके चलना है, मोटे अनाज का प्रयोग करना है। मोटे अनाज का प्रयोग से, और उसमें यह है कि आप मोटा अनाज प्रयोग करेंगे तो किसान भी मोटा अनाज बोएगा, मोटा अनाज बोएगा तो उसमें पानी कम लगेगा। हमको ये भी देखना है कि भूजल भी हमारा जो नीचे जा रहा है वो कैसे बचे। ये नहीं कि गेहूं और चावल के बजाय कौन से अनाज प्रेफर? हाँ, जैसे वो है मक्का है, बाजरा है, ये सब जौ है, ये सब भी अनाज बोए जाएं। उनका लाभ है कि आदमी के बीमारी में मोटे अनाज, चना में पानी कम लगता है, चना में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो बढ़ जाएगा तो फल नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हमने अपने खुद अपने जीवन में देखा कि जब हमारे गांव में जब मोटर की व्यवस्था नहीं थी बिजली से, तो पूर्व से पानी निकाला जाता था और हम लोग क्या करते थे कि पानी को ले जाते थे नाली से, और फिर उसको जैसे एक पानी फेंकना होता था, पानी जैसे कि मान लीजिए कि थाली जैसा कि इधर पानी फेंक दिया, कुछ इधर को दिया, थोड़ा नमी हो गया, उसमें हम लोग मोटा अनाज बोते थे। आप सोचिए कि किस तरह से अनाज होता था। लेकिन आज उस समय हुश-पुश रहते थे लोगों को कोई बीमारी नहीं होती थी, कोई ब्लड प्रेशर दुकान कहीं डॉक्टर क्या नपवाने नहीं, ब्लड शुगर नहीं होता। आज तो मैं देखता हूँ कि 25-30 साल के बच्चे हैं, दुकान पर जब बैठता हूँ चाय के तो कहते हैं फीकी चाय बनाना। अब मैं सोचता हूँ कि 30 साल का 25 साल का बच्चा जब फीकी चाय पी रहा है तो क्या घरों में लोगों की मिठाई रखी है, खा नहीं पा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि पैदल यात्रा करिए, साइकिल चलाइए, ताकि वायु प्रदूषण से मुक्ति होगी, तब जा कर के जो है आप स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। और उससे जो है वायु प्रदूषित होने से जब बचेगा, हम तो कहते हैं कि गाड़ी के धुएं से पेड़ पौधों के पत्ते काले पड़ गए, गाड़ी के धुएं से पेड़ पौधों के पत्ते काले पड़ गए, शुद्ध ऑक्सीजन के लाले पड़ गए। जिनका मकान रोड पर है बिल्कुल, आप देखिए उनके घर के सामने जो गमला रखा रहता है क्या स्थिति होती है, वो तो पानी रोज देते हैं। इसी तरह अगर सड़क के किनारे जो पेड़ हैं उनके ऊपर अगर काली पत्तियों पर जम गई है तो आप सोचिए कैसे ऑक्सीजन देंगे। जब कभी बारिश होती है तब देखिए कैसा ऑक्सीजन, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण हो जाता है। तो हमको ये भी देना है कि हमारा दायित्व जो संविधान में जो अभी हमने बताया है, हर आदमी अपना सोचे कि, और एक चीज़ बता दें, अब वो समय आ रहा है बॉडी लैंग्वेज,
अभी तक तो मैं बताने जो जा रहा हूँ नई बात कि ये भी व्यवस्था होगी कि आप बड़े पद पर हैं, आईएएस हैं, बड़े विभाग में हैं, या आपका ओहदा बड़ा है, तो ये भी अब देखा जाएगा कि जो है कहीं आपने केला खरीदा पन्नी में। एक सज्जन को हमने पकड़ा, वो पन्नी में केला लिए थे, हमने कहा झोला क्यों नहीं, कहें गाड़ी में रखा है। हमने कहा जब तक आप 100 मीटर दूर गाड़ी तक जाएंगे तब तक जो है 10-20 आदमी आपका फ़ोटो खींच लेंगे कि आप इतने बड़े इंजीनियर पद पर हैं या आईएएस के पद पर हैं, आप जो है झोले में लेके जा रहे हैं इस तरह से लटकाते हुए। तो आपको पन्नी में पॉलीथीन में कोई सब्जी ले जाते हुए देखेगा तो आपका फ़ोटो खींच सकता है, और आपको बता आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बताएगी कि पर्यावरण के लिए आप सावधान नहीं हैं। आप अगर देखिए मैं अंगोछा रखा हूँ, अंगोछा ऐसे नहीं लटकाया हूँ। हमारे चाचा जी कहते थे मैं कभी झोला भूल जाता था तो बड़ा निराश रहता था कि आज झोला भूल गए, तुम परेशान क्यों। तो वो जैसे झोला को ऐसे बिछाया और सब्जी लेते तो कहते थे बन गया झोला। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे पता चले साइकिल से चल रहे हैं, पर्यावरण के लिए कपड़े का झोला लिए हैं या अंगोछा लिए हुए हैं, कि मतलब आप अलर्ट हैं। जैसे सिपाही होता है क्या करता है, बंदूक रखे रहता है, कभी मौका है आप कहिए कि बंदूक कह दे कि मैं उधर कमरे में रखा हूँ, वो सीमा पर बिल्कुल बंदूक इतना भारी रहता है लेकर खड़ा रहता है। उसी तरह हमको एक कपड़े का झोला लेके चलना है और हर वक्त देखना है कहीं पेड़ कहाँ लग सकता है। अगर पेड़ ठीक है, निराश न होइए, पेड़ कट गया ठीक है, कट गया है तो फिर से लगाइए। मान लीजिए किसी कारण से कट गया या आंधी अभी आई थी, अभी बहुत बार जैसे कि जलवायु परिवर्तन को लेके कहीं कहीं बहुत तेज आंधी आती है, पेड़ गिर जाता है, तो आपको निराश होने की नहीं। हम तो एक गीत है 2 लाइन का सुना देते हैं कि फिर से अब एक बाग लगा दो और जो सोए हैं उन्हें जगा दो, धूप से राहत मिल जाएगी, फल जनता हरदम पाएगी, तरह तरह के पौध लगा दो, फिर से अब एक बाग लगा दो। पेड़ पौधे डॉक्टर कहलाते, खड़े मौन हैं फर्ज निभाते, पेड़ कटवा को दूर भगा दो, फिर से अब एक बाग लगा दो। पशु पक्षी सबको आराम, पेड़ से बनता सबका काम, पेड़ से बादल आ जाएंगे, झमझम पानी बरसा जाएंगे। तो पेड़ से जब बादल आ जाएंगे और झमझम पानी बरसा जाएंगे तो क्या होगा, तो नदियाँ भी हमारी जो है संरक्षित हो जाएंगी, हैं। तो ये हमको रखना है कि पेड़ लगावें, इसलिए कि और गंगा हरितमा अभियान के तहत 2018 में देखिए जब चला था तो हमको सम्मानित भी 7 अप्रैल 18 को योगी जी ने हमको प्रयागराज में गंगा सेवक सम्मान सम्मानित किया। उस समय अभियान था कि एक व्यक्ति एक वृक्ष, कम से कम जिम्मेदारी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता ने जन्मदिन पर हमसे पेड़ नहीं लगवाया, ठीक है कोई बात नहीं, आज अगर आपकी 60 साल की उम्र है, 60 पौधा आज लगवा दीजिए पेड़, मतलब पिछला बैलेंस पूरा कर दीजिए, पछताने की जरूरत नहीं है। और किसी कारण से आपके पास यहाँ ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, तो बहुत से किसान चाह रहे हैं, बहुत से लोग चाह रहे हैं, आप उतना पेड़ खरीद करके दान कर दीजिए। और ऐसे को दान कीजिए, उससे ये मत करिए कि ऐसे दे दिए, उससे कहिए भैया तो आप गड्ढा खोद लो, सुरक्षा की व्यवस्था कर लो, तब हम पौधा देंगे। उसमें ये भी है कि कहीं स्कूल के बाउंड्री के अंदर आप लगाएंगे तो टी गार्ड नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए कि जो पौधा आप दें तो उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, पहले सुरक्षा करा लें, क्योंकि लगाया आपने और पैसा भी बर्बाद चला गया। हमको ये देखना है कि जो लगावें, और जब जहाँ पौधे लगेंगे, जहाँ वृक्ष रहेगा, वहाँ जल वर्षा भी होगी और जल को संचित, हमारे नदियाँ भी, भूजल भी बढ़ेगा। ये हमको प्रयास करना है। और भारत सरकार के द्वारा जैसे हमसे पूछते रहते हैं लोग कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या, पूरे दुनिया का। आप देखिए एक हम बैनर लिए हैं, हमको दिया गया था 2018 में, और ये बैनर देखिए कितना है, इसको मैं बाहर निकलता हूँ और इसको दिखा देता हूँ। ये हम देखें थे आपका, तो पकड़ लीजिए आप, जैसे ये है ऊपर के थोड़ा सा, ये देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हमको प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करें, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, कपड़े के झोले में सामान लाना है, प्लास्टिक छुटकारा। जब इस तरह का जब रहेगा, ये इस तरह का जो हर आदमी बना करके
कहीं भी, जो इसको मैं पहन के चलता हूँ, देखिए पूरा ये पहनने वाला पूरा है। तो ये जब हमारे अंदर होगा कि कहीं भी कोई अभियान, और स्लोगन में बहुत से स्लोगन ऐसे हैं कि हमने एक स्लोगन अपने साइकिल में हम लगा के चलते हैं कि पर्यावरण की रक्षा और दुनिया की सुरक्षा। बिल्कुल। तो भारत सरकार के द्वारा और दुनिया के लोग, जो और जगह के भी लोग हैं, देशों में हैं, सब लोग चिंता में, जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरे दुनिया के लोग चिंता में हैं कि अब हम बचेंगे कैसे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि बाबा केदारनाथ के देखिए क्या स्थिति हो रही है, और जो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो अब हमको ये देखना है कि तापमान हमारा बढ़ने न पावे, कौन सा ऐसा काम करें। अब जैसे कि बहुत जगह हमने देखा कि पुल बन रहा है, उधर रास्ता सकरा हो गया है, हमको मालूम है कि सकरा रास्ता है, फिर भी हम गाड़ी लेकर घुसे हुए हैं। हम कोशिश करें कि वो रास्ता थोड़ा सा शार्ट कर दें या छोटी गाड़ी लेकर चलें, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। अगर सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसमें सड़क पर जाम से भी बचेंगे, और कोई रोगी अस्पताल जाना चाहता है समय से जा पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको ये देखना है कि जो हम तो अपने जीवन में आनंद उठाए, हमारी आने वाली पीढ़ी, छोटा बच्चा है, वो अगर उसको ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलेगा, उसको हवा पानी नहीं मिलेगा, वो गंगा जी में स्नान लायक पानी हम नहीं रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि नदियों का जल ऐसा हो। और मैंने एक गौ घाट यहाँ है, स्वच्छता भी हम लोग अभी कर रहे हैं। एक दिन लोगों ने हमसे कहा कि पानी, मैं वो वीडियो भी मैं भेज दूंगा, तो उसको उठा करके हम पीने लगे, तो लोगों ने कहा अरे आपने पी क्यों लिया। लेकिन हमने कहा भाई देखिए, हमने उठाया, हाथ की रेखा दिख रही थी, हमने कहा हाथ की रेखा दिख रही है, पी लिया पानी को। तो हम लोग पीते ही थे नदी में। मुझे तो पता नहीं है कि मैंने कब तैरना सीखा, हमको तो किसी ने, आज स्कूलों में स्विमिंग पूल है, बच्चों को तैरना भी सिखाया जा रहा है। लेकिन जो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, गाजीपुर जिले के, गंगा जी हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है। हमारी माता जी का नाम स्वर्गीय राधिका राय था, और माता जी कहती थी कि भाई गंगा जी में स्नान करेंगे तो वो पानी वहीं का वहीं रहेगा। हम घर, जैसे हम कुएं से, हम लोग कहते थे क्यों उतना दूर जा रही हैं, हम पानी खींच कर रहे थे, नहीं, वहाँ वो कई मतलब कि मोहल्ले में जो गांव के अगल बगल की औरतों सबको लेके जाती थी। तो कहती थी कि 3 किलोमीटर हम जाएंगे, 3 किलोमीटर आएंगे, तो एक मतलब कि व्यायाम भी होगा, और जो गंगा में स्नान करूँगी तो वहाँ का पानी वहीं रह गया। हमने पानी को वेस्ट नहीं किया। आज हम घरों में नहाते हैं, पानी बहता है। तो ये भी नदी का सूखने का कारण है कि जो है हम लोग जो है जो धरती से जल निकाल रहे हैं, तो वाटर ग्राउंड जो नीचे जा रहा है, तो नदी भी प्रभावित हो रहा है। फ्यूचर जनरेशंस तो बहुत प्रभावित हो रही है। आई हैव अ डॉटर, 10 साल की है बेटी हमारी। वो इतना वरिड होती है कि मम्मा मुझे भविष्य में क्लीन क्लाइमेट मिलेगा या नहीं, मुझे ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा या नहीं, तुम सिग्नल्स पे गाड़ी ऑफ कर दिया करो। शी इज वेरी अवेयर। आजकल के तो बच्चे भी बहुत अब बच्चे अलर्ट है। देखिए, आज हमसे लोग पूछते हैं कि नदियों के प्रति आपका क्यों इतना रुझान हो गया, क्यों ये सब करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेरी ननिहाल जो है बक्सर में है। बक्सर के करीब कमरपुर गांव है। हमारे नाना जी भोजपुरी कवि थे, और नाव से हम पार करते थे, जाते थे। और उनका परिचय क्या था कि बक्सर चौसा बीच में गंगा के कुछ दूर, और नाम कैलाश कवि ग्राम कमरपुर। तो वो एक कविता सुनाया करते थे, जो उसकी पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। कहते कि हमनी के धन ये गंगा जी के जल बा, केहू धनी भइल बाटे दौरी दुकान से, केहू धनी भइल बा किराया का मकान से, केहू के निधन में कल कारखाना बा, हमनी के धन ये गंगा जी के जल बा। रोजे रोजे भोरे भोरे मिलत स्नान बा, एकरा बाद देखे के खेत खलिहान बा, गंगा जी नहैला के बड़ भारी फल बा, हमनी के धन ये गंगा जी के जल बा। जवन जल देवता मुनि धरलीन शीश पर, और जवन जल चढ़े रात दिन जगदीश पर, और जवन जल सम जल से निर्मल बा, हमनी के धन ये गंगा जी के जल बा। वो इस कविता को इतना सुनाते रहे। उनकी कविता सुन करके मैं भोजपुरी में कविता लिखने लगा। तो ये प्रभाव जो देखिए, आज जो कहा जाता है कि माता पिता का संस्कार, पिताजी हमारे थे यहीं पर रोडवेज में ऑडिट प्रभारी थे, स्वर्गीय कालकारा विश्व शांति सुरक्षा परिषद के संस्थापक थे। हम लोग को नदियों के बारे में बताते थे कि कैसे हम रक्षा कर सकते हैं, कैसे। और नदी में कहते थे कि साबुन लगा के ना नहाइए। और वो तो क्या करते थे कि वहाँ नदी में स्नान करने से पहले कुंभ में हमको कई बार ले गए, कई बार गंगा जी, पहले घर ही से नहा के शुद्ध होके जाते थे। तो ये मतलब कि ये नहीं कि उसमें हम नदी किनारे गए और उसमें कुल्ला कर रहे हैं। जब हमारी धारणा रहेगी कि गंगा मैया हैं, माता हैं हमारी, हमने तो एक रचना में लिखा कि सारे जग की पावन नदियाँ माता के समान हैं।
और गंगा जमुना सरस्वती से संगम की पहचान है। जब उसको माँ के रूप में हम देख रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि हम थूके जा करके, और ये जब धारणा जब रहेगी तो नदियाँ हमारी निश्चित जो है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हम लोगों को रात दिन एक कर देना है। और विद्यालयों में, कार्यालयों में, न्यायालयों में और जो भी संस्थाएं बनी हैं, हर संस्था से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जैसे हेल्प यू संस्था के द्वारा बराबर कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें पर्यावरण भी विषय रहता है, इसी तरह हर संस्थाओं में पर्यावरण का मुद्दा बना करके बैठक मासिक करें। उन बैठकों में लोगों से पूछें कि आप कितनी बार नदी किनारे जाते हो, बच्चों को स्नान कराने ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो, ये प्रश्न पूछा जाए तो लोग बताएंगे कि वहाँ साफ नहीं है। तो साफ नहीं है तो कौन साफ करेगा? हम तो साफ करेंगे। देश हमारा है, हमको उन्नत करना है, हम अपने देश को हमको चमका कर रखना है, हमको इस तरह से रखना है कि भारत में कोई आवे। आपने देखा होगा कि वो गाना भी चलता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो माँ गंगा से या नदियों से हमारी भारत की पहचान है। आज क्यों यहाँ तरसते हैं लोग? रामकृष्ण की धरती है, तो रामकृष्ण की धरती है, गंगा की जलधारा है? और साधु संतों ने हरदम इसको ललकारा है, मतलब कि जो है सबने बताया है। हम तो एक लिखे हैं कि पतित पावनी मात गंगे सबको बुला रही हैं और हर हर गंगे कह के नहाओ जीवन चला रही हैं। तो हमको ये देखना है कि माँ रहेंगी तभी हम लोग, और जब माँ इस समय वास्तव में माँ जो बीमार हैं, और जब माँ बीमार होती है तो सबको चिंता करना चाहिए। आज नदियों की हालत जब आप माँ को सोचेंगे तो माँ का जब ध्यान जाएगा, तो माँ बीमार होती है तो क्या होता है? दवा करना पड़ता है। तो अब हमको ये सोचना है कि हम ये न सोचें कि कोई हमको आदेश करे। और भी बताने जा रहा हूँ, उद्योगपतियों के लिए कहने जा रहा हूँ, जो लोग चाहे भारत में उद्योग लगाए हों चाहे दुनिया में कहीं लगाए हों, ये न सोचें कि मुझे न्यायालय से आदेश आएगा, कोई नोटिस आएगी तब हम अपने में सुधार लाएंगे। ये सोचिए, चिंतन करिए कि जो हमारे उद्योग का कचरा है वो जाने न पावे उसमें, कैसे ठीक हो। हाँ, इसका क्या सलूशन है? क्या करना चाहिए आपको? क्या नहीं, उद्योग को ये चाहिए कि कचरा वहाँ बहाने से पहले, जैसे पानी है एकदम सीधे ना बहा के ट्रीट करे उस पानी को, जो है जल को। जैसे कि अब आप ये देखिए कि अगर कोई पानी हमको ला के गिलास दे दे, थोड़ी देर के लिए, उसका उदाहरण बता रहा हूँ, और कोई दे दे पी लीजिए, तो अगर उसमें कुछ पड़ा हो तो हम पी लेंगे? नहीं ना पिएंगे। तो अब ये देखें कि जो है हम किसी चीज़ को डालने जा रहे हैं, तो क्या अब भूजल के बारे में लोग हमसे कहते हैं तो कि भाई कहा जाता है, अब जैसे किसी के खाते में 10,000 रुपया है, अगर मान लीजिए कि 10,000 का एक ही बार में चेक काट दिया तो क्या होगा? खाता क्या हो जाएगा? शून्य। और हमारे जल जो वाटर ग्राउंड है नीचे, और हम ये लग जाए कि नहीं निकाल ही रहे हैं, खूब खाली बहाने में लगे हैं, ऊपर से जा नहीं रहा है, रिचार्ज नहीं हो रहा, केवल निकालने में लग जाएंगे। उसी तरह हमारा वाटर ग्राउंड न कहीं शून्य हो जाए, इसीलिए अंडरग्राउंड लेवल्स बहुत नीचे जाते हैं। तो अंडरग्राउंड जब हम बचाएंगे तभी नदियों का भी अस्तित्व रहेगा। अगर ये नीचे भागेगा तो नदी का जल है ना, वो भी चला जाएगा नीचे, क्योंकि जो है उससे सब कनेक्ट है, धरती का जल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमको ये देखना है, और पेड़ जो है कट गए हैं उस पर निराश न हो करके, और एक चीज़ है, बजाय निंदा करने के, एक दूसरे के बहस करने के, हम ये सोचें कि हमने क्या योगदान दिया, हम अब कैसे लग जाएं। एज सिटीजन्स हम लोग का खुद का कर्तव्य है, हाँ, सिर्फ हकों की बात ना करें बल्कि अपने कर्तव्य, हाँ, अपने करिए कि फिर से अब एक बाग लगा दो, सोचना शुरू कर दें, ग्रुप बना लें, 5-5 आदमी का ग्रुप बना लें कि हम एक पौधा का दान करेंगे। कभी काल को लोग कहते हैं कि जैसे कि हमसे भी कहते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी को 100 पौधा उपलब्ध करा दिया, ठीक है, आपने 100 उपलब्ध करा दिया, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आवे कि और अहंकार आवे कि हमने 100 दे दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 10-10, 5-5 लोगों का ग्रुप रहेगा, कहीं कोई पौधा लगाना चाहता है, कहीं ऐसे जगह अगर पर्यावरण का कार्यक्रम है, वहाँ एक पौधा लेके अगर सब लोग चले गए, 20 आदमी आए तो 20 पौधा हो गया। तो ये ना सोचिए कि वहाँ खाली हाथ ना जाइए, वहाँ देखिए कि पर्यावरण की बैठक हो रही है, तो मेरा क्या दायित्व है, एक पौधा ही लेके जाऊँ, हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी के जो है। जब ये सोच रखेंगे तो जब एक आदमी की भागीदारी, सबसे बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि एक आदमी को, हर आदमी को सांस लेना है, हर आदमी को धरती पर ठीक से रहना है, तो हर आदमी को ये सोचना होगा कि मैं कैसे जो है नदियों को बचाऊं और वृक्षों को बचाऊं, पर्यावरण को एकदम बिल्कुल वातावरण को स्वस्थ रखूं, तब जा कर के राहत मिलेगी। मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है?
मेरा क्या, हर हाँ व्यक्ति का हाँ क्या हम कंट्रीब्यूशन। अब वो समय बीत गया कि हम पूछें कि सरकार क्या कर रही है, उन्होंने क्या किया, ये ना पूछे। अब ये हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने सुबह से लेकर 24 घंटा में अपनी डायरी बना लें, ये हमने किसी से कहा या हमने कहीं पर किसी पौधे को जाके पानी डाला, जी ये जाने जो है। सर, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए अगर पूछा जाए कि सरकार क्या कदम उठा रही है, देखिए reverse- सरकार कदम उठा रही है कि जितने संस्थाएं हैं, सरकार जगह जगह समय समय पर सेमिनार भी कर रही है, प्रधानमंत्री जी भी द्वारा बराबर। बल्कि हम तो कहेंगे लाल किले से एक बार झोले के बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कपड़े का झोला अगर ले जाएंगे, जो लोग झोला सिलेंगे उनका भी व्यवसाय बढ़ेगा एक तरह से। बिल्कुल। और ऐसा नहीं, पुराना कपड़ा सबके घर में पैंट पुराना कपड़ा है, कोई जरूर नहीं खरीदने जाइए, वो यूज नहीं हो रहा, उसके झोले में बदल दीजिए तो उसका दोबारा उसका यूज हो जाएगा जो है। तो ये हमको ये देखना है कि किस चीज़ को। अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ ऐसी है कि केवल कपड़े का झोला नहीं, बहुत सी चीज़ पैकिंग का सामान आ रहा है। आप देखिए कड़ू तेल क्या आता था, हम लोग ले जाते थे वहाँ पर दुकान पर ऐसे लूज में लेते थे। चाय पत्ती भी जी हम लोग लाते थे तो वो प्लास्टिक में पैक नहीं रहता था, वो बासी कागज़ होता था, उसमें मिलता था। अब क्या है, वो पैकिंग में आने लगा। तो धीरे धीरे जब हम लोग एक चीज़ पर, जैसे सब्जी वाला पार्ट है, मोहल्ले में जो ठेले वाले चलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब तुम घर घर ठेला लेके जा रहे हो तो तुम पन्नी क्यों दे रहे हो, वो डलिया अपना ऊपर से लेके आवे, माता जी जो है ले जाए। ये भी जब अब जो बात मैं कह रहा हूँ, जो बात मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, हर आदमी दूसरे से भी कहे। और इसके लिए एक चीज़ बता दें, कोई संस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पूरे भारत में पर्यावरण को लेकर के, सड़क सुरक्षा को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर, नशा उन्मूलन को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर के संस्थाएं बनी हैं। आप उन्हीं संस्थाओं के साथ, जैसे अब हेल्प यू का कार्यक्रम होता है, हमें पता लगता है, मैं इस कार्यक्रम में आ जाता हूँ। अब हमसे कोई कहे कि कोई संस्था, क्यों हम संस्था बनाएं, जब संस्थाएं ये काम कर रही हैं तो इन संस्थाओं का साथ लग करके और काम को मजबूत करना है। ये हम उसमें न सोचें कि हमारे पास संस्था नहीं है तो हम नहीं काम करेंगे। नहीं, हम चलते फिरते हैं। हम अगर एक आदमी अगर पैदल चलता है, वो अपनी अभ्यास करता है। अभी जैसे कि 2025 में महाकुंभ लगेगा और अभी से अब हम तैयारी करने लगेंगे, जो लोग पैदल नहीं चलते हैं वो चलना शुरू कर दें। रोज़ जो है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करते हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और कुंभ मेले में अगर उनको टहलाया जाएगा कि नहीं भाई इधर से थोड़ा सा, हाँ मतलब कि भीड़ के चलते और सबको स्नान करना रहता है तो थोड़ा सा गाड़ियों पर प्रतिबंध लगता है। तो हम जैसे किसी को स्नान करना है और कोई दिक्कत ना हो तो आज वो रिहर्सल करना शुरू कर दें। जैसे 26 जनवरी आता है तो जवानों का रिहर्सल होता है कि अपने जूता को चमका के, अपनी वर्दी को चमका के, उस तरह हम लोग भी अपने शरीर को फिट रखें और वहाँ जा कर के कुंभ में स्वच्छता अपनावें, कपड़े का झोला ले जाएं, गिलास रखें, कटोरी थाली रखें और वहाँ जाएं तो पुण्य कमाने जाएं। ये नहीं कि हम अपना जूठा फेंक दें और दूसरा हमारा उठाता रहे। आज हमारा जो बताने जा रहे हैं कि हम लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि सरकार का पैसा दूसरे चीज़ों में खर्च हो जाता है, कूड़ा उठाने में खर्च हो जाना या मतलब और लोग जो है। तो ऐसा अगर हम सावधान, एक एक आदमी सावधान होगा तो हमारा देश का पैसा बचेगा और वो पैसा विकास के कार्यों में लगेगा। वो जो पैसा हमारा कूड़ा उठाने में लग जा रहा है वो विकास कार्यों में लगेगा। सिर्फ नमामि गंगे प्रोजेक्ट में सर 2.6 बिलियन करोड़ डॉलर्स लगे हैं, उसको डिप्लॉय किया गया है उसकी सिर्फ सफाई में। अगर हम लोग खुद अपना सब करने, हाँ हर आदमी सफाई डेवलपमेंट के लिए और भी चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होएगा ये। हाँ तो ये जब हम सोचेंगे कि भाई और हमारा चलने का तरीका इतना अच्छा हो कि हम 24 घंटे में, जैसे कि अपना डायरी बना लें, पासबुक में जैसे एंट्री होती है, हर रोज़ सोचें कि हमने क्या किया पर्यावरण के लिए, और नहीं किया तो अपने आप खुद नंबर दीजिए कि आज हमारा शून्य हो गया, हमने कुछ नहीं किया। ये जब आपके मन में चिंतन रहेगा तब जाके देश का जो है भला होगा और पूरे दुनिया के लिए। ऐसा नहीं है, एक बात और बताने जा रहा हूँ कि नदियों के लिए तो नदी की सीमा है कि ये नदी भारत में है, वो नदी दूसरे देशों में है, लेकिन वायु प्रदूषण के बारे में जो बताने जा रहा हूँ इसलिए कि कहीं भी दुनिया में अगर वायु प्रदूषित होगा तो वो उसका कोई सीमा नहीं है, वो वायु को कहीं कोई बांध नहीं सकता, तो वो प्रभाव कर देगा पूरे दुनिया को। मतलब तो इसलिए हमको ये सोचना है कि हम कोई अपने असर से ऐसा कार्य न करें।
अभी कोई मान लीजिए कि प्लास्टिक जला रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो इस तरह का काम ना करें कि हमारा वायु प्रदूषित हो। जब ये सोचेंगे तब जा कर के हमें लाभ होगा। सर, जो आजकल की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, आप इतना समय से इस मिशन से जुड़े हैं, तो क्या वो किस तरह से रिवर्स के मैनेजमेंट में और कंजर्वेशन में यूज़ हो रही है, जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है? देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कई चीज़ें अब जो पहले के जो जैसे चीनी मिलें हैं और भी हैं, अब जो फैक्ट्रियां लग रही हैं तो कोशिश हो रहा है उसमें कि पानी कम लगे। कई चीज़ें मतलब बदलाव आपने देखा होगा कि अब घरों में जो पहले एसी आता था, अब एसी किस तरह का आ रहा है। कई चीज़ें मतलब कि उसी तरह इंस्ट्रूमेंट पर रिसर्च हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं और इंजीनियर भी रिसर्च कर रहे हैं। इस क्षेत्र में व्यापक हो रहा है। जैसे खेती के बारे में हमने बताया कि ऐसे ऐसे पाइप लगा करके हो रहा है कि ऐसा हुआ कि मतलब कि चलता रहे और पानी जितने ज़रूरत हो उतने हम दें, कि मतलब उसको नमी रहे, इतने कि क्यों ज़्यादा पानी दें। तो अब आदमी चिंतन हो कि जल जितना कम लगे उसी तरह से हमारा प्रदूषण कम हो, हमारा उद्योग लगे। तो इस हर स्थिति में जैसे कि जो बिजली बना रही हैं कंपनियां, एनटीपीसी हैं, और लोग अपने वो लोग क्या करते हैं, तरह तरह दूसरे जगह जा कर के देखते भी हैं, दूसरे देशों में भी कि वहाँ क्या स्थिति है। ये प्रयास हो रहा है भारत सरकार द्वारा कि उद्योगों में कि किस तरह से हो। और जो सेमिनार, तकनीकी सेमिनार होते हैं जिसमें कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। इस पर निरंतर काम भारत सरकार के द्वारा बाहरी देशों के द्वारा भी हो रहा है। जी सर, ये और उसका परिणाम आने वाले समय में मिलेगा, ऐसा नहीं है। सब लोग चिंतित हैं। अब जब उद्योग को कहा जाता है बड़ा उद्योग है, उसके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो अब ये होता है कि उद्योग बंद कर दो, ये तो मतलब तो उसके अंदर ये होता है कि वहाँ कर्मचारी कहाँ जाएंगे। तो उसमें ये हो रहा है कि वो लोग चिंतन में कि कौन सा ऐसा हम वो इंस्ट्रूमेंट लगा लेंगे ताकि हमारे यहाँ से प्रदूषण कम हो। कोशिश हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई मतलब कि हर आदमी अपने यहाँ एक्सपर्ट रख रहे हैं। लोग बड़े बड़ी इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे एक्सपर्टों को रखते हैं, पर्यावरणविदों को रखते हैं, सलाह ले रहे हैं। तो आने वाले समय में इस पर काम हो रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक सजेशन है कि रिवर्स को नेशनल एसेट, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। तो हाँ, देखिए, राष्ट्रीय संपत्ति इसलिए घोषित होना चाहिए कि जैसे कि कोई चीज़ राष्ट्रीय संपत्ति के उसका भी एक सिस्टम है कि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाने पर क्या होगा कि फिर हम अनाधिकार नदियों की जो सीमा है उसमें क्या होगा कि राष्ट्रीय संपत्ति जब घोषित होगा तो उसमें नदी की जो सीमा होगी, जो उसकी दूरी होगी और जो चौड़ाई होगी, उसकी रक्षा होगी। ये नहीं कि जो चाहे तो अपना हम बना लिया किनारे जा कर के, वहाँ बसने की परंपरा ना कर लें, जो जिसमें धारा बहना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का उसमें उल्लेख रहेगा कि इसमें कोई आदमी अतिक्रमण नहीं करेगा। कई चीज़ें उसके अंदर आएंगी। और कोई आदमी अगर मान लीजिए कि डालता हुआ पाया गया या क्षति पर, हाँ, तो इसलिए जो है राष्ट्रीय संपत्ति तो होना ही चाहिए कि हमारी धरोहर है और पहचान है। और जल ही जीवन है। जैसे होता है ना कि जल है तो कल है, और जल नहीं है तो कुछ नहीं है, समझिए। देखिए, मैं ये लगाए हूँ कि गंगा जी को बचाएं, गंगा जल पाएं, और नदियाँ हमारी माँ हैं, इनको स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी नदियों को माँ गंगा के रूप में मैं देखता हूँ, क्योंकि उसमें जब स्नान करते हैं तो हर हर गंगे का जो है कि कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये चीज़ है। सर, जैसे बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, और अभी भी कुछ नदियाँ विलुप्त हो रही हैं, तो क्या ये पॉसिबल है इसको रिवर्स करना? अब रिवर्स में देखिए, ऐसा है ना कि जैसे गोमती नदी है, पानी पहले जो गोमती नदी में था, और ये कुकरेल नाला उसको कहने लगे, जो कुकरेल नदी थी, तो वो 80 गांव से वहाँ से निकला है। तो सरकार के द्वारा यहाँ प्रयास हो रहा है कि वो फिर से उस रूप में आ जाएं, शारदा नहर से जोड़ा जाए, कुछ पानी भी बना रहे। और कुछ हम लोगों को ये ध्यान देना है कि अभी जो आज जो बताने जा रहा हूँ असली बात, कि अभी जो नदी का अभी भी जल जो दिख रहा है, शहर में बहुत सी संस्थाएं हैं। एक संस्था है प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट, जो पिछले 2008 से शहर में पर्यावरण का काम करते हैं, महोत्सव लगाते हैं, भारत महोत्सव, यूपी महोत्सव। वो लोग भी मतलब कि नदियों पर काम कर रहे हैं। रिद्धि किशोर गौड़ जी हैं, शुभ संस्कार समिति है वहाँ कुड़िया घाट पर, वहाँ पर भी मतलब कि स्वच्छता काम होता है। लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ पर एक नए बच्चों का ग्रुप आ गया है, गो फॉर गोमती। हाँ, तो वो लोग भी मतलब कि बच्चे अब नदी किनारे आने लगे,
उसमें कम उम्र के बच्चे जो है, जो अभी उनकी नौकरी भी नहीं लगी है, पढ़ाई कर रहे हैं, जिम्मेदारी, वो नदी पर आकर सफाई कर रहे हैं। हमें अभी कई एतवार को सुबह गए घैला घाट पर, जहाँ पर कि नदियों का नाला पानी नहीं मिला, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घैला घाट नहाने लायक हो जाए। तो ये नहीं है, शहर में हर जगह एक लोक भारती संस्था है, जो पिछले कई वर्षों से मैं जुड़ा हूँ लोक भारती संस्था से। अभी शाहजहाँपुर में भी मैं गया था, वहाँ पर भी पेड़ लगाने का हरशंकरी पौधा लगाया जा रहा है। हरशंकरी पौधा में होता है कि पीपल बरगद पाकड़ लगा दिया जाए एक थल्ले में एक जगह, तो हरशंकरी हो जाता है। और वो जल संचय होता है, और उसका हरियाली से क्या होता है कि वहाँ ठंडा वातावरण रहता है, ऑक्सीजन लेवल्स भी कितने बढ़ जाएंगे। हाँ, तो ये मतलब कि लोक भारती संस्था के माध्यम से पूरे भारत से लोक भारती संस्था जुड़ी हुई है। अभी शाहजहाँपुर में सेमिनार हुआ था, तो 11 राज्यों के वहाँ लोग आए थे, और ये नदियों पर भी चर्चा की गई और चिंता किया गया। मैं एक नदियों के लिए गंगा माँ कह के आ रही है, एक छंद सुना देता हूँ। उसमें गंगा माँ, हाँ, कि गंगा माई कह रही मुझको को बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, और मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। और मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। और राजा भागीरथ जब मुझे लेके आए, तब तर गए पुरुष समा के मेरे जल में। तो ये जब रहेगा कि गंगा माई भी कह रही कि मुझे बचाओ जो है, तो इस पर हमने एक बार कहा गया था हाँ। तो इस तरह से हमारे साथ कई ग्रुप के लोग रहे हैं। खुशहाल सेवा संस्थान के शिवाराम मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी गंगा पर, इस पर नदियों के बारे में लगे हुए हैं। तो हर तरह के लोग जो है साथ में, एक राम शरण जी हैं, कृषि के वो डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर, अतिरिक्त कृषि निदेशक के पद से रिटायर हैं। वो तो कुड़िया घाट पर हम लोग साथ में समझे 10 आदमी के बराबर काम करने लगते हैं, और उनकी 83-84 वर्ष की उम्र है। तो ऐसा नहीं है कि हम वो चाहिए, हम तो बच्चों को, जो विद्यालय के बच्चे हैं, हम ले जाते। कभी कभी हम लोगों का कार्यक्रम लगता है तो हम बच्चों को कहते हैं ठीक है, जो बच्चा तैरना नहीं जानता वो नदी के पानी में ना जाए, लेकिन बाहर तो रह सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे कमर में दर्द है, मैं पानी में नहीं जाऊँगा। अरे ठीक है, पानी कमर में न जाइए, बाहर रहिए, आप कम से कम बाहरी से सपोर्ट करिए, आप जयकारे लगाइए गोमती मैया, गंगा मैया की। इसलिए क्या होता है कि कहीं कोई काम हो रहा है। अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी दैनिक जागरण के द्वारा आईनेस्ट एक अखबार है, उन्होंने 15वां इवेंट किया था साइकिल का, और वो सवेरे 4 बजे 5 बजे वो लोग बुलाते हैं। तो इस बार हमारा 11वां इवेंट में हम लोग शामिल हुए हैं। उसमें हमने एक देखा कि ऐसे कार्यक्रम जैसे हेल्प यू संस्था के द्वारा हमेशा किया जाता है, कोई संस्था के द्वारा किया जाता है, तो उसमें लोगों को जुटने का मौका मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि कोई आदमी अगर मान लीजिए साइकिल नहीं चलाना जानता है, तो कम से कम जाके देखे कि शहर के कितने बच्चे अलर्ट हैं। हमको उनका उत्साह बढ़ाना है, भारत माता की जय बोलना है, हमको तिरंगा लेकर। अभी देखिए कि ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के पूरे देश के सभी संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा तिरंगा को लहराया गया। और तिरंगा को लहराया क्यों गया कि तिरंगा लहराने का मतलब कि उस तिरंगे को लहराते हुए हमारे कितने जवान, कितने आज़ादी के समय लोगों ने जान गंवा दिया, लेकिन तिरंगा को लाकर हमारे देश का तिरंगा लहराए तो हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति आए। तो ये हमको सोचना है कि जिसे नदी के प्रति, पर्यावरण को पूरा स्वच्छ रखने के प्रति, हमारे प्रति राष्ट्रभक्ति आ जाए। और ये हम ना सोचें कि हम सेना में नहीं भर्ती हैं तो नहीं, हम जहाँ रहें तहाँ काम करें, और हमारी बॉडी लैंग्वेज बताने लगे। कोई चलने वाला बता दे कि पर्यावरण के लिए ये सावधान, और खाली हाथ आप चलेंगे तो स्मार्ट नहीं माने जाएंगे। अगर आप झोला लेके चलेंगे तो स्मार्ट माने जाएंगे। मैं तो आप जो है देख रहा हूँ तो कह देता हूँ, किसी को झोला लिए देखता हूँ तो कहता हूँ कि आप असली स्मार्ट आप हैं जो पर्यावरण की रक्षा में। और कोई क्वेश्चन आप पूछिए। बस कोई अपील आप हमारे सोशल मीडिया द्वारा जो दर्शक जुड़े हैं उनके लिए करना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया जो दर्शक हमारी बात सुन रहे हैं, और मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमेशा ये अपने जीवन में ये हम लोग सोच लें
कि हमको जो हमारा जो हमने अभी बताया है, अनुरोध किया है, उसको मैं अनुरोध कहूँगा कि पर गंगा मैया, गोमती मैया सभी नदियों के लिए और वायु प्रदूषित न होने पावे, वायु प्रदूषित मत होने दें, शुद्ध हवा सबको लेने दें। साइकिल से चलिए कि ताकि तापमान भी न बढ़ने पावे, और अधिक से अधिक पेड़ लगावें। हम एक गीत सुना देते हैं, इससे मतलब ताकि जो है बड़ा रोचक है कि धरती मैया करेली पुकार, गंगा मैया करेली पुकार, हाली हाली पौधा लगाव, गाँव गाँव जाई के पोखरा खनाव, पशु पक्षी का जान तू बचाव, पेड़ हुए धरती सिंगार, हाली हाली पौधा लगाव, हरा हरा पेड़वा मत काट भैया, निमिया का डाली पर बैठल बड़ी मैया, मनवा में कर तू विचार, हाली हाली पौधा लगाव, सड़की पर साइकिल मन से चलाव, पर्यावरण के मन से बचाव, कृष्णानंद भरे ललकार, हाली हाली पौधा लगाव, घर घर में तुलसी पौधा लगाव, तुलसी माई के जलवा चढ़ाव, पेड़वे से नैया लगी पार, हाली हाली पौधा लगाव। तो सब लोग जो है घर में तुलसी का पौधा लगावें, अधिक से अधिक तुलसी का पौधा भी रखें ताकि घर का स्वच्छ वातावरण है और बीमारी से आप बचेंगे। तरह तरह की बीमारियां आती रहती हैं, लेकिन घर में अगर अधिक से अधिक तुलसी का पौधा भी रहेगा तो हर लोग छतों पर रखेंगे तो वायु का वातावरण एक अलग तरीके का दिखेगा। बहुत से मान लीजिए हर जगह पेड़ नहीं लग पाता है, कहीं जगह नहीं रहता है, तो अपनी छतों पर भी जो है बहुत से लोग गमलों में सब्जी भी लगा रहे हैं और अच्छे अच्छे पेड़ लगा रहे हैं। और एक चीज़ और संदेश, बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि बहुत से लोग सोचते हैं जैसे आम का सीजन आता है तो आप आम खा के कोयली को फेंकिए नहीं, घर ही पर 5-7 गमलों में अपना जगह जगह जो है उस कोयली को लगा दीजिए। आपके घर में जब बड़ा पेड़ हो जाए तो किसी को दान कर दीजिए। पीपल का पेड़ लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए, जब 8 फीट का हो जाए, 7 फीट का, जब देखिए कि उस गमले में नहीं आ पा रहा है तो दे दीजिए दूसरे को, ज़मीन में लगा देगा। तब तक घर में अपने यहाँ आप छतों पर लगाइए, लगेगा कि आपके घर पर जो है बगीचा लग गया है। ये है। आपने बताया था मिशन लाइफ, हाँ, मिशन लाइफ 5 क्लॉजेज हैं, उनमें से कुछ जो आप अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, मिशन लाइफ के तहत है, उसमें 75 पॉइंट हैं। उसमें खाद्य सतत प्रणाली का भी है कि उतना ही ले थाली में, बेकार न नाली में। जैसे कहीं शादी विवाह में गए, आपने जो है प्लेट में पूरा भर लिया और वो इतना खाना बर्बाद होता है, डाल दिया, तो आपको ये देखना है कि हम उतना ही खाना लें कि बर्बाद न हो। ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि जो अनाज पैदा होता है तो मिशन लाइफ में मोटा अनाज का प्रयोग करें ताकि किसान मोटा अनाज बोएगा तो पानी कम लगेगा। तो हमको एक दूसरे से ये प्राकृतिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और किसान भी आज लोग जो है प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहे हैं लोग कि गोबर की खाद, मलमूत्र से जो है देसी गाय रख करके जो है अधिक जो है कि दूध भी मिलेगा। और हमारे खेत में आप देखिए, खुद देखिए कि जो लोग जो है गोबर की खाद से या प्राकृतिक ये जो खाद बनाया जा रहा है तो उससे जो उत्पादन होगा वो जो है पौष्टिक होगा और नुकसानदायक नहीं होगा। कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। उसका स्वाद भी, पहले घर में गोभी की सब्जी बनती थी, पूरा घर महकने लगता था, अब क्या हो गया कि महक गायब हो गया। तो ये हमको ये देखना कि फिर से हम उस तरह की सब्जी उगावें, उस तरह का वातावरण। और ये क्यों कह रहा हूँ कि खेत में अगर रासायनिक खाद को हम नहीं यूज करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे नदियों के लिए भी है कि कहीं पानी बरसा और नदी का, खेत का पानी बह के अगर नदी में चला गया तो अगर रासायनिक खाद हम यूज कर रहे हैं तो हमारी नदियाँ भी प्रभावित होंगी। हमको आज का जो विषय है उस पर भी आना है कि हमारी नदियाँ कैसे सुरक्षित रहें। तो उसमें किसान भाइयों का भी सहयोग मिल रहा है और किसान भाई जो है प्राकृतिक खेती पर जोर देने लगे हैं, प्राकृतिक खेती जोर लग रहे हैं, जिससे जो है केचुआ भी खेत में रहेगा। और केचुआ को हलवाहा कहा गया है। केचुआ अगर खेत में है तो खेत को जोतता रहता है, नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। तो ये जो है सब बहुत एनलाइटनिंग डिस्कशन था। जी जी, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से जुड़ने के लिए। जी थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच।